नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका जिस प्यारी सी क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज का एक शॉर्ट टर्म रिवीजन, जिसके अंदर इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रमेय समझेंगे, इसको बेसिक भी समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक आराम से चलेंगे। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, देखो चैप्टर है पूरे पूरे 4 नंबर का मेरे भाई। कितने नंबर का? 4 नंबर का चैप्टर है। अच्छा, बात नंबर 2, इसमें से आएंगे 3 तरह के सवाल। पहले ही बता दूं कितने तरह के सवाल, 3 तरह के सवाल। पहला आएगा एक एमसीक्यूज 1 नंबर का, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, और एक 2 नंबर का सवाल आएगा लघुत्तरात्मक। तो ये 3 तरह के सवाल आएंगे। टोटल है 4 नंबर का चैप्टर, जिसको आज की क्लास में बढ़िया से समझेंगे। मैं आपको ये चैप्टर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है हम कुछ भी करे जा रहे हैं, ना भाई ना। मैं आपको करा रहा हूं 100 वाली तैयारी। तो आप मेरे साथ है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बता दे कि सर 100 वाली तैयारी के साथ है हम। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। त्रिभुज है तो सबसे पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज क्या होती है? 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छी बात है, इसकी भुजाएं 3 होती है और कोण भी 3 होते हैं और शीर्ष भी 3 होते हैं। शीर्ष कौन कौन से? ए, बी और सी। ठीक है, ये इसके 3 शीर्ष हो गए। भुजाएं कौन सी है? ए, बी, बी, सी और सी है। इसकी 3 भुजाएं और 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। चलो इनको अगर बढ़िया से बात करूं तो ये 3 अपने पास भुजाएं और 3 कोण हो गए, कोण ए, बी, सी। 3 भुजाएं ए, बी, बी, सी और सी है, और 3 शीर्ष ए, बी, सी। ये तो बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, ये तो आप क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो आराम से, है ना। चलो आगे अगर हम बात करते हैं जो इसमें काम आएगा, देखो जो इस चैप्टर में काम आने वाला है वो सारी चीजें ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, बड़े छोटी सी क्लास में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो इसलिए शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो मेरे भाई। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। और त्रिभुज के प्रकार में हम बात करते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। क्या आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो इस प्रकार का, ठीक है, ए ए ए, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? काम आएगा सवालों के अंदर, इसलिए अच्छे से समझ लेना। सबसे पहली बात, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो, कोई भी 2 भुजाएं लंबाई में समान हो जाए तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिखता है किस प्रकार का है? कुछ इस प्रकार का दिखता है कि हमने कह दिया ए बी और बी सी, ए सी और बी सी, हमने कह दिया ए सी और बी सी दोनों समान है। ठीक है, यहाँ पे ए बी और ए सी लिखा हुआ है, लेकिन है क्या? ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों बराबर है। ठीक है, अब जब हम, अच्छा यहाँ पे इसके हिसाब से लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? ए सी और इसकी बी सी बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के कोण, यानी एसी के सामने वाला कौन है? कोण बी। अच्छा, बीसी के सामने वाला कौन है? कोण ए। ये दोनों बराबर होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ एसी बराबर बीसी की जगह ए बी बराबर एसी कर दूं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एक त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ए बी और सी, मैंने कह दिया ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी का सामने वाला कौन है? कौन सी। अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? और एसी के सामने वाला कौन है? कोण बी। तो अगर ए बी जो है वो एसी के बराबर है तो कोण बी किसके बराबर होगा? कोण सी के। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण सी के। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना, अब दिमाग में ये सोचोगे कि गुरुजी अगर कोण बराबर हो तो क्या भुजाएं बराबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर भुजाओं से कोण बराबर तो कोण से भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो अगर सवाल में हमें दे दिया कोण बी और कोण सी बराबर है त्रिभुज के अंदर, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि कोण बी के सामने वाली भुजा यानी एसी और कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी बात है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? इस प्रकार का त्रिभुज जिसके अंदर क्या हो जाए? कोई भी भुजा समान ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमारा जो चैप्टर है समरूपता, उसकी बात करेंगे कि समरूपता क्या होती है। ठीक है, समरूपता किसे कहते हैं?
ये ध्यान रखना, सवाल आ सकता है। ठीक है, तो समरूपता के बारे में बात करते हैं कि दो आकृतियां परस्पर समरूप कब होती है? यदि वे दिखने में यानी आकार में समान हो किंतु मापने में समान होना आवश्यक ना हो, यानी वो दिखनी एक जैसी चाहिए। जैसे कि देखो, मैं बात करता हूं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? तो हम कहेंगे हाँ सर जी एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये कैसी हो गई? समरूप हो गई। क्या इनका आकार समान है? ठीक है, ये बताओ आकार समान है, पर क्या आमाप, ठीक है, यानी मापने में क्या समान है? नहीं, लेकिन ये क्या है? समरूप, जो दिखनी एक जैसी चाहिए। बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, जैसे कि आप दो पेंसिल लाते हो, एक पेंसिल छोटी हो जाती है, एक पेंसिल बड़ी रहती है। एक नई पेंसिल बड़ी है, एक पेंसिल को आपने यूज कर लिया तो छोटी हो गई। दिखने में एक पेंसिल है तो वो समरूप है, लेकिन उनका आकार तो समान है, लेकिन आमाप यानी कि जो माप है वो अलग अलग है, तो वो कौन सी हो गई? समरूप हो गई। समझ में आ गई अच्छे से बात? समरूप क्या हो जाती है? जो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। अब इसमें जैसे कि सभी वृत्त क्या है? सभी वृत्त एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ये कौन सी है? समरूप आकृति। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करूं, जितने भी वर्ग है, वर्ग सारे एक जैसे दिखते हैं। हो सकता है कोई छोटा बड़ा चलता है, लेकिन यह है कैसे? समरूप है। अगर मैं बात करूं सभी समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुजों के अंदर सिर्फ समबाहु त्रिभुज, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इनकी सभी भुजाएं समान होती है, तो ये सब दिखेंगे तो एक जैसे। क्या होंगे? एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इनका जो माप होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर मैं यहां बात करूं, सभी समषटभुज, षटभुज है, ठीक है, ये कौन सा है? षटभुज है। बहुभुज का मतलब जिसमें 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, कितनी भी भुजाएं आ जाए वो बहुभुज। सम बहुभुज यानी उसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने षटभुज लिया है, सम षटभुज, जिसकी 6 भुजाएं, तो ये भी सम षटभुज है, ये भी सम षटभुज है। अब ये दिखने में एक जैसे हैं बिल्कुल, तो ये आकृतियां कैसी है? समरूप है। तो समरूप का बहुत आसान सा ये मतलब समझो कि दिखने में एक जैसा हो वो समरूप होता है। समरूप, समान रूप वाला। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब समरूपता की अगर मैं बात करूं, समरूपता क्या होती है? समरूप हमने समझ लिया, समरूपता क्या होती है? तो दो आकृतियां जो आकार में समान हो किंतु आमाप में आवश्यक रूप से समान नहीं, तब ये आकृतियां परस्पर समरूप आकृतियां कहलाती है। और यह अवधारणा समरूपता कहलाती है। और यह अवधारणा क्या कहलाती है? समरूपता। ठीक है, क्या हम हर बार सिर्फ उनको देख के बता सकते हैं कि वो समरूप है? तो मैं कहूंगा नहीं, हर बार देख के नहीं बता सकते। तो उसके लिए इन्होंने दो कसौटियां दे दी। उन्होंने कहा देखो, हर बार जरूरी नहीं ना तुम देख के बता दो कि वो समरूप है। तो दो कसौटियां दे रहा हूं, दो रूल, दो नियम दे रहा हूं कि भाई अगर ये नियमों का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो समरूप आकृतियां है। दो नियम कौन कौन से? दो नियम ये है, पहला कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, कि भाई जितनी भी आकृतियां हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं बात करूं, अपने पास जैसे ये दो त्रिभुज दे दिए और हमें कह दिया ये समरूप है कि नहीं है, तो इनके कोण जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, तो उनके संगत कोण, जैसे ए का संगत कोण हो गया, मैंने कह दिया ए का संगत कोण पी है, बी का संगत कोण क्यू है, बी का संगत कोण क्यू बराबर है, और कोण सी का संगत है वो कोण आर बराबर है। तो पहली चीज तो सारे संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहता है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब कि ए बी के संगत पी क्यू है, ए बी के संगत कौन सी है? पी क्यू है। चलो मैंने कह दिया सर जी ए बी के संगत पी क्यू है। बीसी के संगत क्यू आर है, बीसी के संगत क्यू आर है, एकदम सही बात है। और एसी के संगत पी आर है, और एसी के संगत क्या है अपने? पी आर है, एसी के संगत पी आर है। और इनका अनुपात यानी ए बी बट्टा पी क्यू का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, बीसी बट्टा क्यू आर का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, और एसी बट्टा पी आर का अनुपात, ये भी संगत भुजाएं, इनका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। कैसा होना चाहिए? बराबर। तो दो बातें ध्यान रखनी है, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब वो भुजाएं क्या हो जाती है? तब वो बहुभुज, ठीक है, तब वो बहुभुज या आकृति, तब वो आकृति क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। ध्यान क्या देना है कि समरूपता के लिए उपरोक्त दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है, अर्थात किसी एक प्रतिबंध का संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं, किसी एक प्रतिबंध का संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है। ये बात डन डना डन डन है कि नहीं? यहां तक समरूपता समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार
कैसे, मैं बता रहा हूं। लेट्स सपोज अपने पास एक आधार है ए बी, ठीक है, और इसके समांतर एक रेखा जा रही है पी क्यू, ए बी के समांतर एक रेखा पी क्यू जा रही है। हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है कुछ इस प्रकार का, ये इस तरह त्रिभुज बन रहा है एबीसी, ठीक है। एक त्रिभुज और बनता है हमारे पास इस प्रकार का, ये, और यहाँ पे डी। तो एक त्रिभुज बन रहा है ए सी बी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी बी। क्या ये दोनों एक ही आधार ए बी पर है? बिल्कुल है। और क्या ये दोनों समांतर भुजाएं, समांतर कौन सी है? ए बी समांतर है पी क्यू। क्या इनके बीच में है? बिल्कुल है। तो अगर इस प्रकार के दो त्रिभुज होते हैं तो इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। बस बात खत्म। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब एक ही आधार और समांतर भुजाओं के बीच जो बने त्रिभुज होगा वो अपना क्या हो जाएगा भाई साहब, उनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, इस चैप्टर में 5 प्रमेय है। क्या तुम्हें याद है? किस किस को याद है? जल्दी कमेंट सेक्शन करके बताओ कि गुरुजी मुझे पता है इस चैप्टर में कौन से 5 प्रमेय है। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, पता तो चले कि किसने ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ रखा है और रिवीजन के लिए आया है। ठीक है, देखो पहला प्रमेय कौन सा है? प्रमेय 6.1, जिसे कि थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। क्या क्या क्या? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। थोड़ा बड़ा नाम हो गया ना, हाँ, पर एक दो बार वापस देखोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलो मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, है ना। मैंने एक यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया। चलो ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैंने ये एक भुजा ली और इसके समांतर मैंने क्या बना दी, एक रेखा। भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, और ये क्या है, समांतर है बीसी के। सवाल ने साफ कह दिया ई एफ समांतर है बीसी के। मेरी बात को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनना, बड़ी काम की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जो ईएफ है ना बेटा, ये किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। ईएफ बीसी के समांतर है। तो ई जो पॉइंट है ए बी पे है, तो देखो ये दो टुकड़ों में बंट गई, ए ई और बी ई। बनती के नहीं? हाँ, तो ये बट गई, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, ए और बी ई। चलो ये ए एफ और सी एफ, दिखा दिखा, ए एफ और सी एफ में बट गई, ए एफ और सी एफ में बट गई। और जब ई एफ समांतर होगा बीसी के तो ये किसके बराबर होगा? ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। ए ई बट्टा बी ई बराबर होगा ए एफ बट्टा सी एफ के। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे समझ में आ गई? ए बट्टा बी बराबर ए एफ बट्टा सी एफ के। इस तरह से मेरी बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें ध्यान क्या रखनी है, हमेशा ये जरूरी नहीं ए बट्टा बी बराबर सी एफ बट्टा बी एफ। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बट्टा ए बी, क्या लिख सकते हैं, ए ई बट्टा ए बी बराबर होगा ए एफ बट्टा ए सी के, ए एफ बट्टा ए सी के। एक तो ये लिख सकते हैं, और बीई बट्टा ए बी, ये भी लिख सकते हैं कि बीई बट्टा ए बी जो है वो बराबर होगा सी एफ बट्टा ए सी के, सी एफ बट्टा ए सी के। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से, आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो लाइव क्लासेस की, उसमें अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। यहाँ पे तो रिवीजन चल रहा है तो उस हिसाब से ही चलेंगे हम, ठीक है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े काम की बात है, ना मेरी बात है ना आपकी बात है, काम की बात है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रमेय कहता है और कुछ भी नहीं। क्या कहता है, वापस से समझ लो कि एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित। एक सवाल कर लेते हैं और, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। ए बी सी, इसके अंदर मैंने ये कह दिया एक रेखा आ गई पी क्यू, और मैंने कह दिया ये जो पी क्यू है ना वो समांतर है बी ए के,
PQ जो है BA के समांतर है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करके बताओ कि कौन सी भुजाओं का कौन सा अनुपात किस प्रकार से बराबर होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। ये बी इन दोनों को क्या कर रही है, तोड़ रही है, किस में, बीपी और सीपी में। तो हम यहां कह देंगे बीपी बटा सीपी, सीधी सी बात है। क्यू क्या कर रहा है, एसी को तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है, ए क्यू और सी क्यू। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ए क्यू बटा सी क्यू, यही तो करना है और कुछ भी नहीं, बस इतना ही काम है अपना। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रमेय है ना, वो क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम मतलब इतना सा कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि ये दो जो भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में विभाजित करे, इनको क्या करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो वो जो रेखा है, वो PQ जो रेखा है, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। कुल मिला के अगर अनुपात बराबर है तो तीसरी भुजा और रेखा समांतर है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा, समांतर सही नहीं बना क्या, इस तरह से, हाँ ये समांतर सही है ना, हाँ इस तरह समांतर होगी। अरे डन डना डन डन, पटो फटाफट, डन डना डन डन के नहीं। अगर ये डन डना डन डन है तो अपना प्रमेय नंबर 6.3 बड़ा ही इजी, बड़ा प्यारा सा है। क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो, क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज है, चलो अपने पास क्या है, यहाँ पे दो त्रिभुज है, फटाफट दो त्रिभुज ले लेते हैं। यदि दो त्रिभुज है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तब ये, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी बात क्या है। मैं आपको जो आगे की प्रमेय है तीनों एक ही साथ समझा देता हूं इतने आराम से कि मजा ही आ जाएगा। सुनो ध्यान से, पहली प्रमेय साफ साफ ये कहती है भाई साहब कि ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, बोर्ड आ गया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। कह रहा है कि जैसे एक्स वाई जेड अपने पास एक त्रिभुज है, एक अपने पास है एम एन ओ। ठीक है, और इसमें सवाल ने हमें दे दिया कि कोण एम कोण एक्स के बराबर है, कोण एन कोण जेड के बराबर है, और कोण ओ कोण वाई के बराबर है। यानी एम के संगत एक्स है, एन के संगत जेड है, ओ के संगत वाई है। तो क्या इसके तीनों कोण बराबर है? आप कहोगे हाँ गुरुजी, अगर तीनों कोण बराबर है तो हम कह देंगे ए समरूपता कसौटी। कौन सी? ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी से हम क्या कह देंगे कि भाई साहब दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है वो समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब ध्यान से सुनना, नाम कैसे लिखना है। ठीक है, एक्स वाई जेड अगर हमने पहले लिखा है तो एक्स किसके बराबर है, एम के बराबर है, वाई किसके बराबर है, ओ के बराबर है, और जेड एन के बराबर, एम ओ एन। ये भी साथ में सिखाना है तुम्हें, तुम नाम गलत लिख दोगे। अभी क्या लिख देते, एक्स वाई जेड समरूप है एम एन ओ, नाम न, ये गलती नहीं करनी है, ये तो गलत हो जाएगा। जो संगत कोण बराबर होंगे ना, इसके संगत शीर्ष बराबर होंगे, उसी के हिसाब से नाम आएगा। ठीक है, अगर तुम यहां पे लिखते हो ना जैसे त्रिभुज एम एन ओ, के गुरुजी हमें तो एम एन ओ लिखना है, मैं कहूंगा जरूर लिखो। तो एम के बराबर कौन है, एक्स है। एन के बराबर कौन है, एन के बराबर जेड है, तो यहां जेड आ जाएगा और फिर वाई आएगा, तो एक्स जेड वाई होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखनी है पूरी पूरी। तो यहां पे प्रमेय क्या कहता है कि अगर तीनों कोण बराबर है तो यहां पे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, इसमें ये एक छूट दे देता है, डिस्काउंट, कि अभी बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ध्यान से सुनो। ये छूट ये देता है कि दो जरूरी नहीं है, अगर कोई तीन जरूरी नहीं है, अगर कोई दो भी कोण बराबर होंगे ना तो भी मैं मान लूंगा कि तुम्हारा त्रिभुज समरूप है। तुम्हें तीनों कोण बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम दो को बराबर करोगे तो तीसरा वैसे ही बराबर हो जाएगा, है ना। बढ़िया दयालु है, बड़ा अच्छा है, थैंक यू भाई, है ना। दो में काम चला रहा है। पर इसके आगे वाले, जैसे कि ये तो हो गया 6.3, 6.4 ऐसा नहीं कहता। 6.4 कहता है कि भाई तुम्हें दो त्रिभुज दे रखे हैं। 6.4 क्या कहता है कि तुम्हारे पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज का नाम ले रहा हूं मैं, इसका GHI, क्या नाम ले रहा हूं, GHI, इसका मैं नाम ले रहा हूं UVW। कहोगे गुरुजी आसान आसान नाम ले लो, नहीं, वो नाम हमारे दिमाग में बैठ रखे हैं। उससे क्या होता है कि उससे हम सोचते नहीं कि ABC PQR ABC नहीं, थोड़ा अलग नाम लेंगे। अब उसमें वो क्या कहता है, ये कहता है कि जो GH है और जो UV है, इनका अनुपात
जो एच आई है और जो वी डब्ल्यू है, कौन कौन, एच आई है और वी डब्ल्यू है, इसका अनुपात, और जी आई और वी डब्ल्यू, यहां पे यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, ठीक है, यहां पे जी आई और यू डब्ल्यू, इनका जो अनुपात है ये बराबर हो। अगर सवाल दे दिया कि जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर है, उनका अनुपात क्या है, बराबर है, सेम है, समान है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम उन्हें कहेंगे कि एस 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 समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप। हाँ, बस इतना सा ही कहता है। तो यहां पे आ गया एस 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 भुजा 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 कसौटी। अब यहां पे आप सोचोगे गुरुजी क्या इसने भी कोई डिस्काउंट दिया है क्या, कि सिर्फ दो भुजाओं के अनुपात से काम हो जाएगा? ना ना, ये इतना दयालु नहीं है। इसने कहा तीनों भुजाओं की जो अनुपात है वो निकालने ही पड़ेंगे, उनको तीनों को बराबर होना चाहिए, तब काम चलेगा। ठीक है, अगला वाला आया 6.5। ये कहता है देखो, तुमने कोण पढ़ लिया, तुमने भुजा का पढ़ लिया, मैं दोनों का संगम करा देता हूं, मैं दोनों को साथ लेके आ जाता हूं, साथ लेके आ जाता हूं। हाँ, इसने कहा कि भाई मैं दोनों का आराम से साथ में लाके एक तुम्हें कसौटी दे देता हूं। जैसे कि सोचो, इसका नाम है अपने पास एम ओ एन, ठीक है, एम एन ओ एम ओ एन। फिर इसका नाम रख दो यहां पे के एल, अच्छा के एल एम तो रख नहीं सकते, यहां पे रख दिया। चलो इसका तो के एल एम रख देते हैं और इसका चेंज कर देते हैं। इसका हम क्या चेंज करेंगे, इसका हम चेंज करेंगे यहां पे डी ई एफ, डी ई एफ, इस प्रकार से। अब भाई ध्यान से सुनना, इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि ये जो डी ई है ना, ये जो डी ई है ना, डी ई का अनुपात और के एल का अनुपात, ये जो डी ई है और ये जो के एल है इसका अनुपात, और ये जो डी एफ और के एम है ना इसका अनुपात, जो डी एफ है और जो के एम है इसका अनुपात बराबर है। इन दोनों का अनुपात बराबर है। पहली चीज, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं दिया, इसने कहा दो भुजाओं का अनुपात ही बराबर है। और अब तुम्हें अगर त्रिभुज सिद्ध करना है समरूप, तो क्या करोगे, सीधी सी बात, ये देखो क्या जो इन दो भुजाओं से बनने वाला कोण है और जो दो इन दो भुजाओं से बनने वाला कोण है, क्या ये बराबर है क्या? क्या कोण डी और कोण के बराबर है क्या? अगर ये दोनों भुजाएं, ठीक है, इनका अनुपात और दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण बराबर आ जाता है, तब ये जो त्रिभुज है ये समरूप हो जाएगा, और तब हम उसे कहेंगे एस ए एस समरूपता की कसौटी। और इससे हम क्या कह देंगे, त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप है त्रिभुज के एल एम के, ये कह देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? दो भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात और उनसे बनने वाला, उनके जो बीच वाला कोण है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये तो भुजाएं हो गई और यहां पे ई और एफ बराबर हो गए, ठीक है, यहां हमें दे दिया ये दोनों भुजाओं का अनुपात और ई और एफ बराबर है, तो चलेगा? ना ना, नहीं चलेगा। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया सर, सारी प्रमेय समझ ली, सारी बेसिक समझ ली। अब फटाफट बढ़ते हैं सवालों की ओर। ठीक है, किसकी ओर? सवालों की ओर। ये एस एस भुजा हो, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा कसौटी हो गया। क्या तुम तैयार हो? पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, बढ़िया से तुम्हें मेरे साथ आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल एमपी 2026, एमपी यानी बताओ मध्य प्रदेश नहीं नहीं, मॉडल पेपर 2026 का सवाल है। कह रहा है कि आकृति में किस नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। अभी तुम्हें बताया था, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना भाई, अभी तुम्हें बताया था कैसे करना है, इसको सुनो। सबसे बड़ी भुजा एबीसी की कौन सी है? एसी। तो सबसे बड़ी भुजा है एसी 4 सेंटीमीटर। इसकी सबसे बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर डीएफ। तो एसी बट्टा डीएफ ले लो। बड़ी बड़ी, सबसे पहले बड़ी बड़ी भुजाओं का अनुपात, इसकी बड़ी भुजा है 4, इसकी है 6, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, इसमें 3 बार, तो ये कितना हो गया? 2/3। चलो ठीक है, अब ये भुजा ले लो AB और ये भुजा ले लो DE, तो यहां पे AB बट्टा DE। ठीक है, ए बी कितना है? 2 है, डी कितना? 3। क्या दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अब ये देखो, अगर अभी मैंने बताया था पीछे कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उन भुजाओं से क्या बनने वाला कोण बराबर है क्या तुम्हारे पास? तो हम देखेंगे यहां पे 50 डिग्री है, यहां भी 50 डिग्री है, बिल्कुल बराबर है। तो कौन सा एस एस? नहीं, ए एस ए, ऐसा तो नियम ही नहीं होता। एस ए एस यानी साहस नियम से सही हो गया। सही है कि नहीं? किस किस का सही है फटाफट कमेंट करके मुझे बताया करो भाई, मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। पहली चीज कि तुम इतने डेडिकेटेड हो कि तुम यहां तक आए हो,
दूसरी चीज, तुम्हारा सवाल सही है कि नहीं है, जवाब क्या है पता तो चले ना मुझे। समझ गए? अपने बीच टू वे कनेक्शन कैसे होगा? कमेंट सेक्शन से ही तो होगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 2025 में आया हुआ सवाल है भाई साहब, 2025 का सवाल है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो एबी बराबर 10 सेंटीमीटर, डीई 8 सेंटीमीटर हो तो बीसी और ईएफ का अनुपात। अब ध्यान से सुनना कि अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, अगर दोनों समरूप है तो मैं क्या कह सकता हूं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखो कैसे लिखना है, पहले एबी है तो यहां डीई आएगा, तो ए बी बट्टा डीई। ठीक है, इसी तरह लिखना है, ये ध्यान रखना। बराबर फिर कौन है, बीसी है तो ई एफ आएगा, बीसी है तो कौन आएगा, ई एफ, बीसी है तो ई एफ आएगा। बराबर फिर कौन है, ए सी है, ए सी छूट गया और ई एफ, तो ए सी के बट्टे में डी एफ आएगा। इस प्रकार से ए सी के बट्टे में डी एफ। अब यहां पे ध्यान देना, ए बी, ए बी अपना कितना है, ए बी अपना 10 सेंटीमीटर है तो 10, डीई कितना है अपना, डीई 8 है। बराबर हमें कौन सा चाहिए, बी सी बट्टा ई एफ ही तो चाहिए, वो वाला चाहिए नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? बढ़िया से। चलो, किसी का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसमें 5 बार इसमें 4 बार, तो हो गया 5:4। तो इसका सही जवाब है। किस किस का सही आया फटाफट बताओ मुझे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो डन डना डन डन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल क्या कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी 2 सेंटीमीटर है। 2025 का सवाल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिए गए चित्र में ए बी 2 सेंटीमीटर है। चलो ये रहा, ए बी 2 सेंटीमीटर है, कोण ए 50 है, एसी 4 सेंटीमीटर है, एसी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, डीई 3 सेंटीमीटर है, कोण डी 50 डिग्री है और डीई 6 सेंटीमीटर है। यदि बीसी 3 सेंटीमीटर हो तो ईएफ का माप है। ईएफ कितना है ये बताना है, कुल मिला के हमें कुल मिला के बस ईएफ का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो, हमें दे रखा है कि कोण ए और कोण डी दोनों बराबर है 50 डिग्री। फटाफट पहली बात देख ली। ओके, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है एबीसी की, 4 सेंटीमीटर एसी। तो चलो एसी ले लो, जो कि कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा डीएफ, चलो इसकी सबसे बड़ी भुजा का अनुपात डीएफ जो कि 6 सेंटीमीटर है। अनुपात लो बराबर, फटाफट कितना हो जाएगा, 2/3। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे छोटी कौन सी है, ए बी, इसकी सबसे छोटी कौन सी है, तो इसकी डीई ही है। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं ए बी और यहां पे बट्टा में ले लेता हूं मैं डीई। तो ए बी कितनी है अपने पास, 2 है, डीई कितनी है, 3 है। क्या ए सी बट्टा डी एफ और ए बी बट्टा डी बराबर है? बिल्कुल, ये तो 2:3 और 2/3 ही आए हैं। तो चलो यहां से हम कह सकते हैं ए सी बट्टा डी एफ बराबर है ए बी बट्टा डीई। ओके, अब थोड़ा सा याद करना, मैंने कहा था कि जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो समरूप करने के लिए उनको जो भुजाएं बनाती है ना, उसके मतलब वो जो भुजाएं उनसे बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए। ये दोनों भुजाएं, इनके बीच में कोण 50, ये दोनों भुजाएं इसके बीच में कोण 50। दिमाग के घोड़े दौड़े के नहीं दौड़े, ये भी 50 ये भी 50, तो कोण ए और कोण डी बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, ऐसे ऐसे समरूपता हो गई। ठीक है, अगर ऐसे समरूपता से मैं ये लिख सकता हूं क्या, ऐसे समरूपता से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना कि भाई ध्यान से सुनना, ए सी बट्टा डी एफ है ना, तो ए सी मैं लिखूंगा ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी समरूप है। ठीक है, एसी के बट्टा में कौन है, डीएफ, एसी के बट्टा में है डीएफ, तो यहां आएगा डी एफ ई। इस प्रकार से नाम लिखना है, नाम सही लिखना है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ए के कौन है, संगत डी है, सी के संगत एफ है और बी के संगत ई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये समरूप है ए बी सी, त्रिभुज एसी बी समरूप है त्रिभुज डी एफ ई के, या फिर यहां पे अगर तुम इसको लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, तो ये समरूप हो जाएगा डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के, इस प्रकार से। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ के समरूप। यहां से जब तुम्हें अनुपात दे रखा हो तो नाम कैसे लिखेंगे वो सुन लेना। ऊपर एसी है तो नीचे डीएफ, तो एसी पहले लिखोगे फिर डीएफ, फिर एसी के बाद बी लगा दो, डीएफ के बाद ई लगा दो, इस तरह लिखना है। ठीक है, चलो यहां पे अब त्रिभुज क्या आ गए, समरूप हो। जैसे त्रिभुज समरूप आए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अगर ये समानुपाती होती है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए बी बट्टा डी ई और बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ बराबर है ए सी बट्टा डी एफ के। ठीक है, अब हमें देखो, हमें यहां पे कौन निकालना है, हमें ना निकालना है ई एफ। कौन निकालना है, ई एफ। तो अपना काम तो ई एफ से है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो ले लो। जैसे ए बी बट्टा डी ई अपने पास है, ए बी बट्टा डी बिल्कुल है 2/3, तो चलो यहां पे लिख दो, ये तो है 2/3 बराबर। क्या बीसी अपने पास है क्या, बीसी, क्या बीसी इसने दी है, बिल्कुल दी है 3 सेंटीमीटर, बीसी इसने 3 सेंटीमीटर दी है। बट्टा हमें कितना निकालना है, ई एफ निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखो इस ई एफ को तो इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2 EF, और इस 3 जो गुणा में इसको इधर भेज देंगे, 3 जो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो ई एफ बराबर 3 × 3 यानी कि 9। तो ई एफ किसके बराबर हो गया, 9 गुणा का 2 इधर आया तो भाग में, 2 का भाग 9 में 4.5 सेंटीमीटर। किस किस का जवाब सही आया, 4.5 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है 4.5 सेंटीमीटर। किस किस का सही आया, फटाफट बता दो कि गुरुजी मेरा सही आया। आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, मैंने बताया था रिक्त स्थान भी आएंगे, तो रिक्त स्थान भरो फटाफट। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी व्रत होते हैं कैसे, सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं, ये सही है, सही बात है। आगे बात करते हैं, सभी वर्ग किस प्रकार के होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, समरूप होते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन से, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। सही जवाब समबाहु। चलो चौथा सवाल कहता है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, कि भुजाओं की संख्या उनमें समान है, ठीक है। तो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण, संगत कोण तो कैसे होंगे, बराबर, और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती। समानुपाती, ना मुझे आती ना तुम्हें आती, समानुपाती। ठीक है, समझ में आ गया, मजाक नहीं कर रहा हूं। 2026 एमपी यानी मॉडल पेपर के अंदर सवाल आ रखा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु, तो आंसर है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल कहता है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। 2023 के अंदर 1 नंबर का सवाल आया, अब बताओ कैसे करोगे समरूप आकृतियों को परिभाषित। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमने शुरू में पढ़ा था। क्या तुम्हें याद है, क्या हमने क्या पढ़ा था भाई, समरूप आकृतियों को क्या लिखेंगे कि भाई वे आकृतियां, समरूप आकृतियां क्या होती है, वे आकृतियां जो आकार में यानी दिखने में तो क्या हो, एक जैसी हो, समान हो, लेकिन मापने में यानी आमाप में समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां कहलाती है। और यह अवधारणा समरूपता कहलाती है। बात खत्म, समझ आ गई। समरूपता का पूछा नहीं, समूह भी पूछा है, लेकिन समरूपता तक जब पता है तो इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पे समरूपता की कसौटियां भी लिख सकते हो कि भाई मुझे कसौटियां भी पता है, तो कसौटियां लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना इतना भी लिखोगे तो ठीक है। वैसे समरूपता की कसौटियां पता है ना, बताई थी शुरू में, किस किस को पता है फटाफट बताओ, याद है ना। 2 होती है, पहला संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, या फिर संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्या कह रहा है, आकृति में डीई समांतर है बीसी के, जो डीई है वो बीसी के समांतर है, तब इसी ज्ञात कीजिए, तब इसी का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। 2024 का सवाल आ रखा है, क्या कह रहा है, डीई जो है वो बीसी के समांतर है। प्रमेय 6.1 याद करो, प्रमेय 6.1, ठीक है। यहां पे डीई किसके समांतर है, बीसी के। इसको चाहे प्रमेय 6.1 लिख दो, चाहे थेल्स प्रमेय लिख दो, कोई दिक्कत डाउट टेंशन की बात नहीं है। तो डीई समांतर है बीसी के। अब जब डीई बीसी के समांतर है तो क्या लिखूंगा, एडी बट्टा बीडी। क्या लिखूंगा, एडी बट्टा बीडी। अच्छा तुम्हें याद है कि नहीं है, क्या कहता है प्रमेय 6.1 के भाई साहब, एक समांतर रेखा एक रेखा जो कि तीसरी भुजा के समांतर हो, दोनों भुजाओं को काटती है तो समान अनुपात में विभक्त करती है। तो एडी बटा बीडी बराबर है एई बटा इसी के,
या सीई लिख दो। अब एडी कितना है अपने पास, एडी 1.5 है, बीडी कितना है अपने पास 3 है, एई कितना है 1 है, सी कितना है सीई है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सी को 1.5 से गुणा करवा लिया, या फिर इसको सोल्व कर लो। यहां से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, 15 का 30 में 2 बार यहाँ पे 1, सी को 1 से गुणा कराया तो सीई आएगा, 2 को 1 से गुणा कराया तो 2 आएगा, यानी सीई या फिर ईसी अपना कितना है 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब बहुत बढ़िया सवाल लिख करवा रहा हूं, इसी पे बहुत बढ़िया सवाल 2025 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। और इस तरह के सवाल आजकल बोर्ड वालों के फेवरेट हो गए हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा बाहर भी सोचे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किताब के सारे सवाल रट लिए, नहीं, तुम्हें चीजों को समझना है, तुम्हें रटना नहीं है। हाँ, तुम्हें थ्योरम फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन रटना किसी भी चीज को नहीं है, ये ध्यान रखना, तभी तुम बढ़िया नंबर ला पाओगे। अब वो धीरे धीरे समझदार बनो, किस तरह अप्लाई करना है उसको सीखो। जैसे कि 2025 में सवाल आया है कि डीई समांतर है बीसी के, क्या दे दिया कि डीई बीसी के समांतर है, या डीई बीसी के समांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने कह दिया x का मान ज्ञात करो। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर डीई समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से मैं क्या कहूंगा भाई साहब, एडी बट्टा बीडी बराबर है एई बट्टा सीई के। सही बात है कि नहीं, एकदम करेक्ट बात है। एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा सीई, एडी x प्लस 2 है तो मैं लिख दूंगा x प्लस 2, बीडी अपना 6 है, एई अपना 4 है, सीई अपना 8 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से x प्लस 2 भाग का 6 उधर जाएगा, गुणा में तो 6 बट्टे 2, 2 का 6 में 3 बार, तो यहां से x प्लस 2 किसके बराबर 3 के, तो x प्लस 2 बराबर 3, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3 माइनस 2, तो x किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। ये लो मेरे भाई, बात समझ में आ गई, x बराबर हो गया 1 के, आंसर आ गया x का। ठीक है, क्या तुमने भी निकाल लिया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है क्या कहता है, 2024 के अंदर आया हुआ सवाल है, इतना बढ़िया सवाल आया, देखो देखते ही बच्चे पहले डर जाएंगे, ओले अब क्या होगा। अरे डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सवाल क्या कहता है कि निम्न आकृति में यदि डीई समांतर है बीसी के, डीई और बीसी समांतर है, एडी एक्स है, बीबी एक्स माइनस 2 है, एई एक्स प्लस 2 है, और ईसी एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। सीधी सी बात है, एक्स का मान। बहुत सिंपली हम क्या कहेंगे, डीई और बीसी समांतर है, हम यहां लिख देंगे डीई समांतर है बीसी के। अगर समांतर है तो कौन से प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से मैं क्या लिख दूंगा, एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी। सही बात है कि नहीं है कि भाई ये जो डी है इस ए बी को तो तोड़ रहा है एडी और बीडी में। अरे बोलो डन डन है, डन डन। बात समझ में आई कि नहीं आई बढ़िया से। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये यहां पे बराबर होगा ए बट्टा सीई के, ये बराबर होगा ए बट्टा सीई के। अब फटाफट मान रखते जाओ, एडी कितना है, एडी अपना एक्स है, बीडी कितना है एक्स माइनस 2 है, ए कितना है एक्स प्लस 2 है बटा यहां पे सीई कितना है x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हुए x को कराया x माइनस 1 से, और यहां पे x प्लस 2 को किससे गुणा करा देंगे, x माइनस 2 से। इस x को अंदर गुणा करा दो, x को x से कराया एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से कराएंगे माइनस का x। यहां पे तो a प्लस बी रे माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, नहीं a प्लस बी रे माइनस बी लग रहा है ना। याद है फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को याद है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये तो एक्स स्क्वायर गया, तो यहां से क्या बच जाएगा, माइनस का एक्स बराबर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो माइनस माइनस प्लस एक्स कितना आ गया भाई 4 आ गया। तो एक्स का मान कितना है 4 है। देखो तुम्हें ये देखना सही है कि नहीं, देखो यहां पे 4 रखो तो 4 प्लस 2 6, 4 में से 1 गया तो 3, यहां पे 4 और 4 में से 2 गया तो 2, 3 का दुगुना 6 हो रहा है, 6 का दुगुना 2 का दुगुना 4, तो अनुपात समान है 2 का अनुपात, बस ठीक है हो गया एकदम सही। ये देखने का तरीका कि भाई 6 आ गया 3 आ गया, 3 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 आ रहा है, यानी x बराबर 4 अपना सही जवाब है। अरे बोलो डन डना डन डन। बात समझ में आ गई, तो आगे वाले सवाल पे चलते हैं। और बढ़िया सा सवाल आ गया डराने वाला, लेकिन बना दूंगा बहुत ही इजी। देखो आकृति में डीई समांतर है एसी के, ये जो डीई है ना,
ये इस AC के समांतर है। बस इस पे बात खेलते हैं। DE और AC समांतर है, यानी कि कहने का मतलब है ये DE और AC समांतर है। तो बस हम अब तुम्हें क्या करना है, ये देखो ये DE और AC कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ये DE है अपना, ये अपना AC है, ये कौन से त्रिभुज में आता है, देखो ये त्रिभुज ABC के अंदर आ रहा है, ठीक है। DF समांतर है AE के, ये DF और AE समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा AC। ये सिद्ध करना बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, कौन से त्रिभुज में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के। DE किसके समांतर है, AC के समांतर है। चलो DE AC समांतर है, तो कौन सा प्रमेय, फटाफट बताओ कि अगर AC के समांतर DE एक रेखा है, दो भुजाओं को काट रही है, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि BD बटा AD, मैं लिख सकता हूं कि BD बटा AD बराबर है BE, यहां तक है ना, ये यहां तक BE बटा EC किसके बराबर है, BE बटा EC के। ये लो, ये समीकरण नंबर 1, पहली बात। अब दूसरी बात यहां पे देखते हैं क्या कहता है कि DF समांतर है AE के। भाई साहब ने इतना ही कहा है कि ये जो DF है ये इस AE के समांतर है, DF और AE समांतर है। ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, इसको देखो, ये दोनों इस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, इस त्रिभुज में। अच्छा, ये और ये समांतर है, ये इसको यहां पे कट कर रहा है, यहां पे। हाँ, तो हम लिख देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया, ABE में। क्या मैंने एकदम सही त्रिभुज लिया, ABE। इसके अंदर मैं लिख सकता हूं DF, और जो DF है वो समांतर है AE के। क्या मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो, DF और AE समांतर है। अगर ये समांतर है तो मैं लिख दूं BD, मैं क्या लिख दूं, BD बटा AD, मैं लिख देता हूं BD बटा AD जो है वो बराबर है BF बटा EF के, BF बटा EF के, ठीक है भाई। BF और EF ये यहां से टूट रहा है, ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखना। समीकरण 1 में BD बटा AD है, समीकरण 2 में भी BD बटा AD है, तो यानी कि यहां से BD बटा AD का मान उठाता हूं और यहां रख देता हूं। बोलो बोलो, टेल टेल, क्या हमारे पास BF बटा FE है, हमारे पास BF बटा FE है, EF FE एक ही बात है। क्या हमारे पास BE बटा EC है, BE बटा EC है। अरे बोलो ना, समझ में आया, डन 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 हो गया सवाल। तो समीकरण 1 व 2 से लिख दूं, समीकरण 1 से BD बटा AD का मान, AD का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 2 में रखता हूं, यहां BE बटा EC, जो EC है ये किसके बराबर होगा, BF बटा EF के। ये लो, ये हैंड्स प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया। डन है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आकृति में क्रमश OP OQ और OR पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR, तो दर्शाइए कि BC QR समांतर है। बहुत बढ़िया सवाल है, हमारे मॉडल पेपर 2026 में दिया हुआ है। देखो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, AB समांतर है PQ, AB कहां है, ये रहा AB, और PQ कहां है, ये रहा। तो बस तुम्हें ये दो दिख गई ना, इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई साहब, ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज POQ ये त्रिभुज बन रहा है, बस इसको ले लो, यहां पे लिख दो त्रिभुज POQ में। चलो क्या लिखेंगे POQ में, AB जो है समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के। चलो मैंने लिख दिया AB और PQ समांतर है। अगर AB और PQ दोनों समांतर है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो ये कहां कट कर रहा है, यहां पे और यहां पे, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या लिख दूंगा कि भाई साहब OA बट्टा PA, क्या लिख दूंगा, OA बट्टा PA बराबर है OB बट्टा QB, ठीक है, OB बट्टा QB। ये पहली बात, ये समीकरण नंबर अपने पास 1 हो गया, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिखा, OA बट्टा PA OB बट्टा QB के बराबर है, क्योंकि प्रमेय थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, सीधी सी बात है।
थेल्स प्रमेय से। चलो ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आराम आराम से पढ़ लो, आगे क्या कहता है, एसी समांतर है पीआर के। चलो यहां पे देखो, ये एसी है, ये किसके समांतर है, पीआर के समांतर है। तो जो एसी है वो पीआर के समांतर है। कौन सा त्रिभुज बना रहा है, पी ओ आर। भाई पहले पी ओ क्यू था, अब पी ओ आर बना रहा है, तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर में देखो, ये यहां पे और यहां पे कट कर रहा है, यानी ओ ए बटा पी ए, ओ ए बट्टा पी ए, मैं लिख दूं ओ ए बट्टा पी ए किसके बराबर है, ओसी बट्टा आरसी के। ठीक है, बराबर है ओसी बट्टा आरसी के। ये समीकरण नंबर 2। अब तुम्हें कुछ दिखा, ओ ए बट्टा पी ए यहां पे है, ओ ए बट्टा पी ए यहां पे है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों के मान में बराबर लिख दूंगा। यहां लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब कहोगे गुरुजी उससे होगा क्या, मैं बताऊंगा क्या होगा, बस ये सुनो। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखूंगा, ओबी बट्टा क्यूबी, ओबी बट्टा क्यूबी बराबर है ओसी बट्टा आरसी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो डन 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 डन, बात एकदम क्लियर हो गई। कैसे, ओबी बट्टा ओ क्यू बराबर है ओसी बट्टा आरसी के। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। ओबी बट्टा क्यूबी ओसी बट्टा आरसी के बराबर है, तो मैं लिख दूं त्रिभुज ओ क्यू आर में। इसको मैं समीकरण नंबर 3 देता हूं, और समीकरण 3 में मैं, देखो ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं त्रिभुज, त्रिभुज ये ओ क्यू आर की बात है, त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बट्टा ओ क्यू बराबर है ओ सी बट्टा आर सी। ये बट्टा ये, इस बट्टा इसके बराबर है इस पूरे त्रिभुज में। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यानी प्रमेय 6.2 अगर तुम्हें याद आ रहा हो, जिसने ये कहा था कि अगर अनुपात बराबर है तो ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो यहां पे हम कह देंगे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या कह दूंगा, है भाई जो बीसी है वो समांतर है क्यू आर के, बात खत्म। ये लो, आ गया बात समझ, ठीक है ना, बड़ा आसान है ना, बीसी समांतर है क्यू आर के, इतने बस, आगे बात समझ में अच्छे से। चलो अगला सवाल करते हैं। 12वां सवाल क्या कहता है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ये जो लड़की है ना, ये लड़की पहले यहां थी, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। चलो ठीक है, चाल से चल रही। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है, ये जो बल्ब है यहां से भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। ध्यान से सुनना, लड़की पहले यहां थी, यहां से चलते चलते गई, भाई कुछ सोचते सोचते कि यार बोर्ड से एग्जाम आ रहे हैं, केशव सर की क्लास लेनी है, घर जाके क्लास लूंगी, 4 सेकंड में यहां पे आ गई, ठीक है। अच्छा, तो 4 सेकंड में यहां पे आई, तो सोचो कितनी, यहां से यहां तक कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करी होगी उसने। तो कैसे निकालेंगे, 1.2 उसकी स्पीड है, उसको 4 से गुणा कर दो, 12 चौक 48 होता है, तो ये हो गया 4.8 मीटर। यहां से यहां तक आ गई 4.8, ठीक है। बल्ब की ऊंचाई 3.6 मीटर है, लड़की 90 सेंटीमीटर की है। लड़की कितनी है भाई, 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर में तो रखेंगे नहीं, सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो सब कुछ मीटर में रखेंगे, तो ये हो गया जो 0.9 मीटर। अब एक बड़ी ध्यान से बात सुनना, एक त्रिभुज है अपने पास, यहां पे देखो, इसको अगर हम समझे, यहां पे समझो कि ये 3.6 मीटर है, यहां से यहां तक ये कितनी गई, 4.8 मीटर गई है। लड़की है 0.9 मीटर की, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो लड़की की छाया की लंबाई, हमें ये वाला ज्ञात करना है पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, यहां पे मैं एक त्रिभुज ए बी सी, क्या तुम्हें एबीसी त्रिभुज दिख रहा है, एबीसी त्रिभुज दिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। यहां पे एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। एक त्रिभुज तुमने दिखा डीईसी, ये वाला, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें डीईसी भी दिख गया, ए बी सी भी दिख गया, और मैं कह देता हूं जो छाया है ना, इसकी छाया वो एक्स मीटर है। भाई हमें पता नहीं तो मान लिया एक्स मीटर है। क्या खंबा सड़क के साथ 90 डिग्री खड़ा होता है, आप कहोगे हाँ गुरुजी। क्या लड़की भी इसके साथ 90 डिग्री ही खड़ी होगी, जब हम खड़े होते हैं तो जो सड़क है या फर्श है उसके साथ 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं, यू टेढ़े थोड़ी खड़े होते हैं
है ना, एकदम सीधे 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। और यहां से जो ये प्रकाश किरण आ रही है और लड़की के यहां से टकरा के यहां तक जा रही है, इसका जो कोण है ना, वो दोनों के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, बराबर है। तो यानी अगर मैं दो त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज में लेता हूं एबीसी, व त्रिभुज यहां पे मैं लेता हूं डीईसी, दो त्रिभुज ले लिए मैंने। इन दो त्रिभुजों में कोण बी और कोण ई बराबर है, तो कोण बी और कोण ई बराबर है। क्यों बराबर है, 90 डिग्री के कोण है। और कोण यहां पे इसका सी नाम ना देकर मैं दे दूं ए बी, ए सी बी, कोण ए सी बी, और इसके अंदर कोण डी सी ई बराबर है। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है इसलिए। अब ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लगता है नहीं, हाँ अगर तुम इस तरह करोगे तो थोड़ा बड़ा होगा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है भाई, मैंने सारा लिखा नहीं है। लिखना कैसे है कि लड़की की लंबाई 0.9 है, लड़की द्वारा तय की गई दूरी, तो चाल गुणा समय, चाल 1.2 मीटर थी, मीटर पर सेकंड, इसको 4 से गुणा कर दिया, फिर बल्ब की ऊंचाई 3.6 है। ठीक है, उसके बाद में बहुत आसान है, दो कोण बराबर हो गए इसके, ध्यान से सुनना, दो कोण बराबर है तो ए समरूपता लगा दूं, तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीईसी के। और जब त्रिभुज समरूप हो गए दोनों, तो मैं क्या लिख दूंगा, अब इनके जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर है, यानी ए बी बट्टा डीई, ए बी बट्टा जो डीई है वो बराबर है बी सी बट्टा ईसी के। ठीक है, बी सी बट्टा ईसी के, और ए सी बट्टा डीसी बराबर है ए सी बट्टा डीसी। सही बात है। हमारे पास ए बी है, ए बी कितना है, 3.6 है, ये ए बी 3.6 है। अपने पास डीई है 0.9 बराबर। अपने पास बी सी है, ठीक है, बी सी देखो कैसे निकालेंगे, इस 4.8 जो यहां से यहां तक है इसमें x जोड़ दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, 4.8 प्लस x, तो ये हो गया 4.8 प्लस x, और बट्टा इसी कितना है, x है। मैंने इन दो को लिया सिर्फ, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। अब यहां पे इस पॉइंट से ये पॉइंट गया तो हम क्या कह देंगे, 36/9 बराबर है 4.8 प्लस x बट्टा x, इस प्रकार से। ठीक है ना, हाँ अब यहाँ पे 9 का 36 में कितनी बार, 4 बार, x को इससे गुणा करा दो तो हो जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस x, x इधर आ जाएगा तो 4x में से x गया किसके बराबर, 4.8, 4x में से x गया कितना, 3x बराबर 4.8, 3 का भाग 4.8 में कितनी बार, 16 32, 16 दिया 48, यानी 16, 1.6, तो x बराबर 1.6, यानी छाया की लंबाई कितनी आ गई, 1.6 मीटर। बात बढ़िया से समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे से ये बताओ, अच्छे से समझ में आ गई कि भाई साहब इसके छाया की लंबाई कितनी आ गई, 1.6 मीटर अपने पास आ गई। यहां तक कोई डाउट, दिक्कत, टेंशन, परेशानी नहीं है? तो आई होप आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करो। देखो भाई सारे सवाल नहीं करवा सकता है ना, लेकिन जिससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो, जो आपको हेल्प करे, किस तरह के सवाल आएंगे ये सारे मैं आपको बता सकता हूं, जो कि मैंने आज की इस क्लास में पूरी कोशिश की कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, और किस तरह के सवाल आ सकता है ये समझ में आ जाए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, जिसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर के ऊपर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।